तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है ध्वनि तरंगें होती क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो वे तरंगें जो हमारे कानों द्वारा, कान माने ये कर्ण, अब मैं कर्ण शब्द लिखता तो और थोड़ा गड़बड़ लगता, तो क्या बोलते हैं, कानों द्वारा संसूचित की जाती हैं। संसूचित का मतलब पहचान लगा करती हैं उसकी कि ये ध्वनि है कि नहीं। मान लो जिसका कान खराब है, अब हम बोलते ही जाएं तो क्या उसको सुनाई देगा, है ना। तो कानों को पता लगाने वाली माने ध्वनि को पता लगाने वाली चीज क्या है, कान। तो जिसका पता कोई चीज लगाती है वो क्या कहलाता है, संसूचन करना। जैसे हम लोग करंट का पता टेस्टर से लगाते हैं, तो टेस्टर का हिंदी शब्द क्या है, संसूचन, संसूचक। क्या नाम है, संसूचक या डिटेक्टर, पता लगाना। ठीक है। जैसे मान लो हम आंखों से जो है ना इसका पता लगाते हैं, लाइट का। तो सब के लिए हमारे शरीर में 5 इंद्रियां बनाई गई हर चीज का पता लगाने के लिए, कि भाई अब आंख है, अब आंख से तो सुन नहीं सकते हैं ना, देखने का काम करेगी, तो ये लाइट का पता लगाती है, ये ध्वनि का पता लगाती है। जीभ है तो टेस्ट का पता लगाती है, नाक है तो गंध का पता लगाती है, त्वचा है तो ठंडे गर्म का पता लगाती है। इस तरह से 5 इंद्रियां है ना। अब 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं जो कर्म करती हैं, हाथ पैर ये सारा चीज, उसको फिर बाद में बात करेंगे। तो जो संसूचन का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, है ना। तो ध्वनि का पता कौन लगाता है, कान। ये ना हो तो हम ध्वनि का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। और इनकी जो आवृत्ति की परास होती है वो 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज है। दोनों में 20 है, 20 लिखा है, लेकिन एक में हर्ज है, एक में किलो। किलो का मतलब 1000 होता है। तो 20 हर्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ज। माने हम इतनी ध्वनि कम से कम सुन सकते हैं, और इस ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे इससे ज़्यादा हमारी रेंज नहीं होती। तो हमारी ये श्रव्य शक्ति है, सुनने की क्षमता है। जैसे मान लो अब चींटी बात करती होगी तो हमको सुनाई देता है, न करती होगी, करती होगी। कीड़ा मकोड़ा है जो भी है ऐसे कुछ करते हैं, तो कुछ ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उनकी आवृत्ति इससे कम रहती होगी या इससे ज़्यादा रहती होगी, है ना। यहाँ हवा चल रही तो अभी नहीं सुनाई देती है, हवा के कणों में भी आवृत्ति है, क्या सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है। हमारे दिल की धड़कन भी चल रही है पर सुनाई नहीं देती है, यहाँ लपटना पड़ता है, कान रखना पड़ता है, तब हमको धक 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 पता चलता है, कनेक्शन जल्दी बनाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आवृत्ति होती है, समझ में आ गया। तो जिस जिस तरंग को हमारे कान संसूचित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और कितने रेंज का पता लगा सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। तो कभी कभी इतने खाली स्थान में पूछ देता है कि ध्वनि तरंग की परास कितनी होती है। परास का मतलब होता है न्यूनतम मान और अधिकतम मान। ठीक है, उसके बीच। तो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज। यदि किलो न लिखा रहेगा तो 20,000 हर्ट्ज। इसके आगे 300 और जोड़ देना, किलो हटा करके। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं यार, कैसे हम पहचानेंगे कि ये यही वाली है ध्वनि तरंग, है ना। तो इसकी आवृत्ति की परास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या किलो हर्ट्ज यदि हम बोलेंगे तो 1000 हटा देंगे। ठीक है। ये कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। मतलब इसमें माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा एक ही होती है। हम अनुदैर्ध्य पढ़े हैं ना, जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। और तरंग की दिशा के लंबवत होता था तो हम उसे क्या कहते थे, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। तो ये किस तरह की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य। खाली स्थान में यही पूछ देते, ध्वनि तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं, तो क्या भर दोगे, अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, विशेषताएं भर नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पूरे के। ये हर लाइन का खाली स्थान आ सकता है। एनटीपी पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर। एक होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, माने मानक ताप दाब। और ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे हम इस कमरे में हैं, है ना, अब इसका ताप लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो इसका ताप कितना हो गया, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ताप कहला गया, ना कम और ना ज़्यादा। और प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम के पास हो जाए तो ये हमारा एनटीपी कहलाने लगता है।
ठीक। अब इसकी चाल कितनी होती है, इसकी चाल ये थोड़ा सा मैं यहां पर छूट गया मेरा, वायु में है ये किसमें है, वायु में। तो एनटीपी पर इनकी वायु में जो चाल होती है वो 332 मीटर, थोड़ा यहां सेट कर लेना, एनटीपी पर वायु में इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। माने एक सेकंड में कितना चलती है, 332 मीटर प्रति सेकंड चलती है। मतलब यहां से चलो तो सीधे बिलासपुर पहुंच जाओगे यार, एक सेकंड में इतनी स्पीड से चलती है। तो क्यों नहीं पहुंचती है, मैं तो बोल रहा हूं यार इतने टाइम तो पहुंच जाना चाहिए उतना दूर, है ना। क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि इसको इतनी ही ताकत मिलती जाए तो तुरंत एक सेकंड में कहां पहुंचेगी, हाँ इतना दूर पहुंचेगी, आप सोच ना पाओगे, इतना तेज चलती है ये। ठीक है। अच्छा, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माने इनको चलाना है तो इनको मोटर गाड़ी चाहिए, अपने आप नहीं जाएंगे, किसी में चढ़ेंगे फिर उसके बाद पहुंचेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारे बीच में एक माध्यम लगा ना, हवा, इसको बैठाती है कि चल बैठ, फिर आपके कान तक ले जाती है, फिर कान में छोड़ देती है, उतर, फिर आपके कान में घुस जाती है। तो ये माध्यम जो होता है, ये माध्यम ही इसको बैठा के क्या करता है, ले जाता है। माने इनको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। जैसे हमारे हाथ पैर ऊपर भगवान ने दिया तो हम चल देते हैं, अब इस टेबल को बोलूं तो चल तो न चलेगी, इसको लाद के ले जाना पड़ेगा किसी दूसरे में, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर भी इसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जो 20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, है ना। अब पूछ दिया अपश्रव्य ध्वनि क्या है, जिसकी आवृत्ति क्या हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपश्रव्य ध्वनि। जैसे भूकंप से यदि कोई तरंग उत्पन्न हो गई तो भूकंप में धरती हिलते हमको दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती है कि हाँ भाई भूकंप आया, उसकी आवृत्ति को हम सुन सकते हैं का। जब यहाँ डोलने लगता है सब तब फिर समझ में आता है भूकंप आया है। कभी आपके समय में ऐसे आया भूकंप? हाँ, हमारे ज़माने में 30-35 साल पहले की बात है, जब हम बहुत छोटे थे, 10वीं 8वीं पढ़ते, तब हम गर्मी में ऐसे बाहर सो रहे थे, अचानक आम का पेड़ और ऐसे हलने लगा, पपीता उपीता गिर गए, खपड़ा पड़ा गिर गया, तब पता चला यार कि सवेरे लोगों से कि कहा यह हो रहा था। हमको लगा कोई भूत प्रेत होगा, कोई जानवर होगा। सवेरे चला कि सबका हिल रहा था, बोले भूकंप आया था, है ना। तो थोड़ा सा झटका लगता है, जहां पर ज्यादा आता है वहां तो सब गिर जाते हैं। भूकंप माने धरती का कंपन होना, तो वो भी एक तरह का कंपन हो रहा है, माने वो भी एक तरंग है, लेकिन उस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। ऐसी ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, अपश्रव्य ध्वनि। कुछ कीट मकोड़े भी होते हैं, वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हमको सुनाई नहीं देता है ना। जैसे मैं चींटी की बात कर रहा था और छोटे मोटे कीड़ों की बात कर रहा था, उनसे भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो पता नहीं चलता है। जैसे पीपल के पत्ते के पास जाओगे, पत्ता हिलेगा तो आपको सुनाई देता है। कुछ और पत्ते हैं वो भी हिलते हैं पर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि पीपल का पत्ता की आवृत्ति 20 से अधिक है तो हमको सुनाई देता है, बाकी पत्तों की 20 से क्या है, कम है तो सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है, जिसकी 20 हर्ट्ज से आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इसके बाद यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य, है ना। इसके आगे भी हम नहीं सुन सकते हैं, इसके छोटे भी नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे भूकंप से उत्पन्न तरंग है, 20 हर्ट्ज से कम की तरंग छोटा बच्चा सुन सकता है, इससे ज्यादा कभी सुन सकता है। ठीक है। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो कम ध्वनि को सुन सकते हैं। मान लो आप बढ़िया कमरे में सो रहे हो, है ना, अब कोई चोर आया, आपकी दीवार को फोड़ रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन उस बच्चे को पता चल जाएगा कि कोई धक्का मार रहा है, उस कम ध्वनि को भी वो सुन सकता है। इसलिए बच्चे जिसके घर में होते हैं, चोरी कम होती है, जल्दी जाके हल्ला करने लगता है, रोने लगता है, पता कर लेना चाहिए यार कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है। छोटी छोटी ध्वनि को भी बच्चा क्या कर सकता है, पहचान सकता है, और बड़ी ध्वनि को भी सुन सकता है। ठीक है। इससे अच्छे तो बच्चे ही रहते, लेकिन समझता नहीं है बेचारा, दिक्कत ये है, सुन तो सकता है समझता नहीं है, और हम नहीं सुन सकते हैं पर समझते हैं, है ना। दोनों गड़बड़ है, ऊपर वाला सिस्टम ही नहीं दिया ऐसा कि सुनो और समझो भी कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो देखो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति छोटे बच्चे सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को भी छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी क्षमता ज्यादा होती है ना। तो देख लो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये है इंफ्रासोनिक, ये क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है। ये कहलाती है, जैसे मच्छर की ध्वनि होती है,
जब काने में आके चिल्लाता है तभी पता चलता है, वहां भड़बड़ाता रहे तो नहीं पता चलता है। पता चलता है क्या? क्योंकि वो ध्वनि इससे ज्यादा 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा निकालता है। चमगादड़, चमगादड़ बिल्कुल शिकार करता है, मच्छरों का शिकार करता है। जहां पर चमगादड़ होगा वहां पर मच्छर नहीं होंगे, वो हवा में मच्छर को पकड़ता है, ठीक है। और किससे पकड़ता है? तरंगों से। इस तरह की तरंग निकालता है, तरंगों टकरा गई यदि किसी से तो जान जाता है यहीं पर है ना, और उसी को कैच कर लेता है, खा लेता है। तो चमगादड़ की जो तरंगें निकलती हैं कितनी होती हैं? 20 किलो हर्ज से अधिक की होती हैं, माने 20,000 हर्ज होती हैं। जेटयान, जो हवाई जहाज से और बड़े जहाज होते हैं, जेटयान जिनको बोलते हैं, फाइटर जेट हो गए, वो इस स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलते हैं, माने 20 किलो हर्ज से आवृत्ति से ज़्यादा तरंगें निकालते हैं। उनकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती। हवाई जहाज जाए तो हम सुन लेंगे, हेलीकॉप्टर जाए तो सुन लेंगे, जेटयान हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, देखते भर रह जाएंगे, ठीक। और भी देखो, जो मोबाइल में होता है, मोबाइल में भी तरंगें आती, जैसे मैं किसी से बात किया तो यहां से हवा में जो तरंगें जाती तो हल्ला करते जाती हैं, का बीच में गायब हो जाती हैं। उनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? ज्यादा आवृत्ति होती है, तो जब मोबाइल के भीतर जाएंगे फिर वो कम आवृत्ति में हो जाएंगी, तब सुनाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से है। सोनोग्राफी में जानते होगे, सोनोग्राफी से हम आंतरिक अंगों का पता लगाते हैं, ठीक है। तो सोनोग्राफी में भी इससे अधिक तरंगों पर श्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसे सोनो का मतलब साउंड ही है, और ग्राफी का मतलब उसका हमको चित्र बनाना है। साउंड का हम क्या बना दें? चित्र। तो क्या कहला गया? सोनोग्राफी कहला गया। तो सोनोग्राफी भी जब हम करते हैं तो किसका होता है? परश्रव्य ध्वनियों से होता है। अल्ट्रासाउंड, उसमें जो हम मशीन लगाते हैं, जो अंदर भीतर का स्ट्रक्चर लेना होता है, उसमें कौन सी तरंगें जाती हैं अंदर? कौन सी जाती हैं? परश्रव्य ध्वनियाँ जाती हैं। फिर वहाँ से जब लौट के आती हैं तो उसी का चित्र बना देती हैं। तो सारा कुछ पता करते हैं आजकल तो सोनोग्राफी से। बहुत सारी चीज़, पेट के अंदर छाले पड़ गए, ट्यूमर हो गया, गर्भ का पता लगाना है, बच्चे का लिंग का भ्रूण का पता लगाना है, कैसी स्थिति में है, सारा कुछ किससे पता चल जाता है? सोनोग्राफी से। अच्छी टेक्नोलॉजी है, साउंड की वजह से है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हो गई ध्वनि की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला हम देख लेते हैं दाब। यदि हवा का दाब घट जाए या बढ़ जाए तो ध्वनि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी चाल न घटती है न बढ़ती है, न्यूट्रल रहती है। भाई तुम मरो चाहे जियो, क्या मतलब है हमको, ठीक है। अब इसका मतलब होता है ताप से, इसका है इससे लगाओ, ये सोचती है ना, ये बोलती है कि भाई तुम ताप बढ़ाओगे तो हम भी कमज़ोर नहीं हैं, थोड़ा हम भी बढ़ेंगे। तो ताप बढ़ाने पर ये क्या होती है? ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती, माने इसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी। यदि एक कमरे में थोड़ा सा गर्मी आ जाए तो आवाज़ का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद घनत्व, घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। ये सब किसके लिए होता हूँ बता रहा हूँ? वायु के लिए। किसके लिए है ये? वायु के लिए। वायु में है ना, तो यहाँ पर ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। यदि माने हवा सघन हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये समझे, वायु में ध्वनि की चाल, ये सबके लिए है। तो घनत्व बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, माने ज़्यादा दूर तक ये नहीं जाएगी। वायु की दिशा में बढ़ती है। मान लो हवा यहाँ चल रही है और मैं भी ऐसे मुंह करके बोल रहा हूँ, तो यदि मेरी आवाज़ 10 मीटर जाना होगा तो यदि हवा चल रही है तो और थोड़ा बढ़ जाएगी उसी दिशा में। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अब बढ़िया र्यारा आता हो, तूफान आता हो और इधर से धक्का मारे तो आपकी साइकिल और आगे बढ़ती है ना। और विपरीत दिशा में हो जाए तो उधर से हवा आ रही है, हम चलाए जा रहे हैं, भागती नहीं है ना। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर वायु की दिशा में यदि हम देखें तो उसकी चाल क्या होती है? बढ़ती है ना। और विपरीत दिशा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? घटेगी। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब ये वायु में क्या है? नमी है। जैसे इस समय कोहरा होरा पड़ जाता है तो कभी कभी देखते होगे ट्रेन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है, 2-3 किलोमीटर, यहाँ तक आवाज़ सुनाने लगती है रात में, है ना। और गर्मी में नहीं सुनाई देती है। इस समय क्यों सुनाई देती है? क्योंकि हवा में क्या हो जाती है? नमी। अभी ध्यान से सुनना, मन कहीं और रहता है इसलिए ऐसा सुनाई नहीं देता है, थोड़ा आज से सुनना।
तो आपको सुनाई देगी, गर्मी में आपको कम सुनाई देती है ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि हवा में क्या हो जाती है, नमी, नमी होने से ये वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब माध्यम की बात करें, अलग अलग माध्यम में कैसी होती है, अलग अलग होती है। माने वायु में कम और ठोस, यहां द्रव में क्या होती है, अधिक। सबसे कम चाल वायु में होती है, उससे अधिक किसमें होती है, द्रव में। द्रव से अधिक किसमें होती है, ठोस में, है ना। मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो आपको पहुंचने, यहाँ पर मेरी आवाज पहुंचने में मान लो थोड़ा सा 0.5 सेकंड लग रहा है। अब मैं एक काम करूं कि यहाँ पर हम पानी भर दें और पानी में बताएं, ठीक है, वैसे तो कान वान ऐसा सिस्टम हम बना ले कुछ कि पानी में हम बताएं तो आपको जल्दी सुनाई देगा, 0.1 सेकंड में सुनाई देगा। फिर एक काम करते हैं, तार से सिस्टम बना ले भैया, जैसे टेलीफोन में पुराने जमाने में होता था, है ना, यहां से लगाया, यहां तार लगाया, वहां पर सुना दिए, तो फिर वहां पर जल्दी सुनाई देता था। ठीक है, एक समय में जब हमको ऐसे पढ़ाते थे टेलीफोन वाला, तो हम माचिस का डिब्बा लेते थे या कोई भी डिब्बा लेते थे, 2 ठो डिब्बा एक रस्सी बांध लेते थे, एक जन बोलता था, एक जन क्या लगाता था, कान में, ऐसा किए हो, है ना। तो रस्सी से हमको क्या होता था, जल्दी सुनाई देता था, माने ठोस में आवाज कैसी जाती है, जल्दी जाती है। तो इस तरह से सबसे कम चाल किस में होगी, वायु में, उससे अधिक किस में होगी, द्रव में, द्रव से भी अधिक किस में होती है, ठोस में, धातु वाले ठोसों में, जैसे स्टील है, लोहा है, इनमें और तेजी से धातु क्या होती है, बढ़ती है, ध्वनि बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके ध्वनि को चाल, जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ प्रभावित करने वाले कारक, तो ये क्या है, वायु में ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक कहला गए। ठीक।